नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से मारवाड़ के शासक मालदेव ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए बहुत सारे आसपास के राजपूत शासकों, जिसमें मेड़ता है, अजमेर है, बहादुराजून है, जालोर है, सिवाना है, बीकानेर है, पूर्वी भारत है, इन बहुत सारे विस्तृत क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था। अब आगे चर्चा करते हैं कि मालदेव की साम्राज्यवादी नीति अब बीकानेर से निकल करके और आगे जैसलमेर तक पहुंच जाती है। जैसलमेर जो कि एक पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण क्षेत्र था, उसको भी मालदेव अपने प्रभाव में लाना चाहता था और इसीलिए उसके द्वारा जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया और उस विवाह का उद्देश्य ये था कि दोनों शासकों के मध्य संबंध है वो प्रगाढ़ बने, वह जैसलमेर के ऊपर मालदेव का प्रभाव बढ़ जाए। लेकिन जैसा कि गहलोत साहब ने कहा है कि विवाह की रात्रि में जब मालदेव को बुलाने के लिए उसकी दासी भारमली जाती है तो कहते हैं कि मालदेव उस पर आसक्त हो जाता है और अपनी जो काम पिपासा है वो भारमली के साथ ही मिटा लेता है, जिसके कारण जो रानी उमादे है वो उससे रूठ जाती है और अजमेर चली जाती है और बहुत लंबे समय तक वो अजमेर में ही रहती है। इसी कारण इतिहास में उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इस तरह की उसकी कामुक प्रवृत्ति थी, उसके कारण जैसलमेर व अजमेर के संबंध खराब हो गए और जब मालदेव पर संकट आया तो जैसलमेर ने उसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की। तो ये जैसलमेर के साथ मालदेव के संबंध थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मालदेव का मेवाड़ के राणा उदय सिंह के साथ कैसा संबंध था, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जब बनवीर ने मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था तो उदय सिंह को मेवाड़ दिलाने में मालदेव ने सहायता की थी। बनवीर के विरुद्ध राव मालदेव द्वारा उदय सिंह की सहायता करने के कारण मारवाड़ व मेवाड़ के संबंध है वो मैत्रीपूर्ण हो गए थे। लेकिन मेवाड़ के सामंत जाला सज्जा के पुत्र थे जेत सिंह, उनकी बड़ी पुत्री के साथ तो मालदेव का विवाह हुआ था। वो किसी कारण से नाराज होकर के मेवाड़ को छोड़ करके और मारवाड़ की शरण में आ गए थे, यानी मालदेव की शरण में आ गए थे और अपनी बड़ी पुत्री स्वरूपदेव का विवाह है वो मालदेव के साथ कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जब एक दिन मालदेव अपने ससुराल गया तो जेत सिंह की छोटी पुत्री पर भी वो आसक्त हो गया और उसके साथ विवाह करने की जिद करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जेत सिंह ने अपनी छोटी पुत्री का विवाह वो मेवाड़ के राणा उदय सिंह के साथ कर दिया, जिसके कारण दोनों के तो उस विवाह को लेकर के उदय सिंह व मालदेव के मध्य जो संबंध अच्छे बने हुए थे वो खराब हो गए। अब हम चर्चा करते हैं मालदेव की साम्राज्यवादी नीति, उसकी समीक्षा कर लेते हैं कि मालदेव के द्वारा ये जो नीति अपनाई गई ये कैसी रही। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मालदेव ने अपनी वीरता व साहस से एक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। वह सामंतों की शक्ति को कुचल करके सारे मारवाड़ पर एक छत्र शासन स्थापित कर लिया। 1542 ईस्वी तक वह अपनी शक्ति की सर्वोच्च सीमा पर पहुंच गया था। उसका राज्य इतना विस्तृत और इतना बड़ा था कि अभी तक किसी भी मारवाड़ के शासन ने इतने विशाल राज्य पर शासन नहीं किया था और इसके बाद भी किसी भी मारवाड़ के शासक ने इतने बड़े राज्य पर नियंत्रण नहीं किया। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी वह एक अच्छा व्यवस्थापक या कूटनीतिज्ञ या दूरदर्शी या फिर संगठनकर्ता नहीं था। प्रारंभिक सफलताओं ने उसे अभिमानी बना दिया। सामंतों को बुरी तरह से उसने कुचलने का प्रयास किया तथा मेवाड़, जैसलमेर व बीकानेर जैसे राज्यों से उसने शत्रुता मोल लेकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी और जब शेर शाह उसके विरुद्ध सेना लेकर आया तो उसकी सहायता करने वाला कोई भी राजपूत शासक नहीं था। तो इसलिए उसकी ये जो साम्राज्यवादी नीति है, चाहे उससे मारवाड़ का विस्तार हुआ हो, उसके राज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ हो, लेकिन उस समय ये घातक सिद्ध हुई जब उससे शक्तिशाली शत्रु उसके सामने था। उस समय इन शासकों के द्वारा उसे किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया गया,
बल्कि बीकानेर और मेड़ता के शासकों ने तो शेरशाह को इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो इस तरह से ये नीति है वो उसके लिए अंतिम रूप से घातक सिद्ध हुई। अब अभी तक जो हमने पढ़ा वो थी मारवाड़ की साम्राज्यवादी नीति, आसपास के राजपूत राज्यों के प्रति मालदेव की नीति। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रीय सतह के प्रति मालदेव की नीति कैसी थी। केंद्रीय सतह में एक तो आते हैं दिल्ली के शासक थे हुमायूं, उनके प्रति उनकी नीति कैसी थी। फिर हुमायूं को कन्नौज और चौसा के मैदान में हरा करके जब शेरशाह शासक बना तो शेरशाह के प्रति मालदेव की नीति कैसी थी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं राव मालदेव व हुमायूं। शेरशाह द्वारा जब हुमायूं पराजित हो जाता है 1540 में, तो पराजय के प्रति मालदेव उदासीन नहीं था। शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति को अवरुद्ध करने की दृष्टि से उसने हुमायूं के पास, जो इस समय सिंध के बखर नामक स्थान पर था, सैनिक सहायता का संदेश भिजवाया। यानी मालदेव अच्छी तरह से जानता था कि शेरशाह अपनी शक्ति बढ़ने के साथ ही उत्तर भारत की तरफ और आगे बढ़ेगा और उसमें मारवाड़ का राज्य भी शामिल होगा और संभावना थी कि उसके ऊपर भी उसका आक्रमण होगा। तो इसलिए मालदेव ने पहले ही हुमायूं के पास अपना संदेश भेजा और सैनिक सहायता देने का उसको विश्वास दिलाया। लेकिन अस्थिर बुद्धि हुमायूं ने मालदेव के प्रस्ताव पर उस समय ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे आशा थी कि ठट्टा का जो शाह हुसैन है वो उसकी सहायता करेगा और उसकी सहायता से वो गुजरात पर नियंत्रण कर लेगा और गुजरात को आधार बना करके वो शेरशाह से पुनः संघर्ष करके आगरा और दिल्ली प्राप्त कर लेगा। लेकिन शाह की तरफ से निराश होकर हुमायूं अंततः फलोदी पहुंचा। यानी जब ठट्टा के शाह हुसैन ने उसे कोई सहायता नहीं दी तो कुछ समय गंवाने के बाद वह फलोदी भेजा और उसका दूत अतक खां को मालदेव के पास सहायता के लिए भेजा। इस बार मालदेव ने सैनिक सहायता का कोई आश्वासन नहीं दिया। फरिश्ता मालदेव पर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं। अबुल फजल व फरिश्ता, गुलबदन बेगम बीबी, गुलबदन बेगम है, अबुल फजल है, फरिश्ता जैसे जो लेखक या इतिहासकार कहें, उन्होंने विश्वासघात का आरोप लगाया। लेकिन ये आरोप निराधार है, क्योंकि 13 महीने बीत चुके थे जो मालदेव ने हुमायूं को संदेश दिया और इन 13 महीनों में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी थी कि एक तरफ शेरशाह कई युद्धों में विजय होता हुआ बड़ा शक्तिशाली बनता जा रहा था, वहीं हुमायूं के बचे कुछ सैनिक भी उसका साथ छोड़कर जा रहे थे, यानी सैनिक शक्ति से वो बड़ा कमज़ोर होता जा रहा था। तो इन 13 महीनों की परिस्थितियां बदल जाने के बाद फिर हुमायूं का मालदेव के पास आना और उससे सहायता मांगना और मालदेव का उसको सहायता न देना, ये विश्वासघात नहीं हो सकता है। आगे हम बात करते हैं मालदेव और शेरशाह की। तो अब मालदेव और शेरशाह के मध्य आपने सुना होगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसको गिरि सुमेल के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1544 ईस्वी में हुआ। क्योंकि शेरशाह जब बंगाल, बिहार, मालवा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका था, तो अब बारी थी मारवाड़ के शक्तिशाली शासक मालदेव की। अब इनके पीछे संघर्ष के क्या कारण थे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शेरशाह व मालदेव दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। दोनों ही अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे या अपने क्षेत्र पर सुदृढ़ता के साथ शासन करना चाहते थे। और मालदेव जैसा और शेरशाह जैसा शासक जो लगभग उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत चुका था, उसकी नज़र में मालदेव के राज्य पर भी नियंत्रण होना चाहिए था। दूसरा कारण है मालदेव द्वारा हुमायूं को बंदी नहीं बनाने पर शेरशाह का नाराज होना। ये कहा जाता है कि जब हुमायूं फलोदी तक पहुंच गया था और अतक खां को अपना दूत बनाकर भेजा था, उस समय शेरशाह का एक दूत भी मालदेव के दरबार में आया था और उसने शेरशाह को बंदी बनाने के लिए मालदेव से कहा था, लेकिन मालदेव ने शेरशाह को बंदी नहीं बनाया। इससे भी शेरशाह नाराज था। मेड़ता के शासक वीरमदेव व बीकानेर के कल्याणमल द्वारा भी शेरशाह की शरण में चले जाना व उसे मालदेव के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाना भी इसका एक कारण था। मालदेव की जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति है, जिसमें उसने आसपास के शासकों को अपने अधीन कर लिया था और अपने घमंड से और उनके मान मर्यादा का ध्यान न रखते उनको कुचलने का प्रयास किया था, इस स्थिति का भी शेरशाह लाभ उठाना चाहता था। मालदेव द्वारा उत्तर में एक शक्तिशाली व विशाल राज्य की स्थापना शेरशाह के लिए खुली चुनौती थी, क्योंकि अगर मालदेव शक्तिशाली बना रहता तो ये शेरशाह के राज्य के लिए खतरा था। इसलिए दोनों के बीच युद्ध होना संभावित था।
कुछ मुस्लिम इतिहासकार इसे धर्मयुद्ध की संज्ञा देने का भी प्रयास करते हैं, बट इनमें ज़्यादा सत्यता नहीं है। फिर भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि धर्म भी एक बड़ा कारण इस संबंध में रहा है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं कि जब इन विभिन्न कारणों से मालदेव और शेरशाह के सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जो 1544 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। शेरशाह है वो आगरा से चलता हुआ अजमेर से कुछ दूर बाबरा नामक स्थान पर पहुंचा, और इधर मालदेव भी उसकी सेना से 12 मील की दूरी पर गिरी नामक स्थान पर डेरा डाल दिया। तो दोनों की सेनाएं लगभग 1 मास तक एक दूसरे के सामने डेरा डाले पड़ी रही। अंततः शेरशाह ने षड्यंत्र के माध्यम से युद्ध जीतने का प्रयास किया, क्योंकि खुले मैदान में मालदेव की सेना को चुनौती देना शेरशाह के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा था। और दूसरी बात, शेरशाह इतनी दूर युद्ध लड़ने के लिए आया था और मालदेव अपने क्षेत्र में ही था, इसलिए रसद सामग्री की जो समस्या शेरशाह महसूस कर रहा था या उसके सामने आ रही थी, ऐसी समस्या का मालदेव को सामना नहीं करना पड़ रहा था। अंततः शेरशाह ने एक षड्यंत्र रचा और जाली पत्रों के माध्यम से मालदेव व उसके सेनानायक जेता व कुंपा के मध्य अविश्वास से पैदा कर दिया। यानी जाली पत्र बनवा लिए और उनके अंदर, और ऐसे ही पत्थर मालदेव के टेंट के पास भी फिंकवा दिए गए, जिसमें ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि भी जेता और कुंपा ने 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की रिश्वतें ले ली है। तो इसके कारण मालदेव को अपनी महत्वपूर्ण सेना नायकों के ऊपर क्या हो गया, अविश्वास हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मालदेव 4 जनवरी 1544 की रात्रि को अपनी मुख्य सेना सहित जोधपुर लौट गया। अब जब जेता और कुंपा को इस बात का पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ और वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए, और इस अविश्वास के कलंक को धोने के लिए जेता व कुंपा ने 5 जनवरी 1544 ईस्वी को, जो उनके पास 12,000 सैनिक थे, उन सैनिकों के साथ अफगानों पर धावा बोल दिया। उनका आक्रमण इतना भयंकर था कि शेरशाह की सेना के पांव उखड़ने लगे। शेरशाह की सेना परास्त होने की थी कि उसी समय उसका सेनापति जलाल खां जलवानी एक नई सेना लेकर समय पर आ पहुंचा, और इस सेना के आ जाने के कारण शेरशाह को इस युद्ध में विजय हुई। लेकिन जितनी बहादुरी के साथ जेता और कुंपा ने शेरशाह की सेना का मुकाबला किया, उसको जो पांव उखाड़ने के लिए लगभग मजबूर सा कर दिया था, उससे शेरशाह बड़ा प्रभावित हुआ और उसे विवश होकर कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी आप समझ सकते हो कि अगर पूरी सेना मालदेव की होती और पूर्ण युद्ध नीति रण कौशल के साथ अगर युद्ध लड़ा जाता तो इस युद्ध का परिणाम कुछ अलग भी हो सकता था। खैर, कुल मिलाकर के जेता और कुंपा इस युद्ध के अंदर काम आ गए और इस युद्ध में एक तरह से मालदेव की पराजय होती है। अब चर्चा कर लेते हैं कि सुमेल युद्ध का महत्व क्या था। तो गिरी सुमेल के युद्ध ने न केवल राजस्थान के इतिहास को प्रभावित किया है, बल्कि इसने भारतीय इतिहास को भी प्रभावित किया है। इसके महत्व के रूप में अगर बात करें तो सबसे पहले कहेंगे कि दिल्ली में नवोदित अफगान सत्ता को इस वजह से सुदृढ़ता प्राप्त हो गई। प्रोफेसर कानूनगो के शब्दों में कि सुमेल का युद्ध मारवाड़ के भाग्य के लिए निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। मालदेव की दिल्ली पर हिंदू राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षाओं को बड़ा जोरदार धक्का लगा। इसके अलावा इस युद्ध ने यह भी सिद्ध कर दिया कि विजय प्राप्त करने के लिए सामरिक शौर्य की उपेक्षा कूटनीतिक चालें अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेरशाह ने कूटनीतिक चाल के माध्यम से ही मालदेव को इस युद्ध से भाग खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया था। राजपूतों की जो है दूरदर्शिता है, चाहे वो मालदेव की कहो चाहे जेता व कुंपा की कहो, वो भी प्रदर्शित होती है। जोधपुर शेरशाह के राज्य का अंग अवश्य बन गया, परंतु इसे शेरशाह के राज्य में कोई वृद्धि नहीं हुई। सुमेल युद्ध की समाप्ति के साथ ही पृथ्वीराज थर्ड, राणा हमीर, राणा सांगा व मालदेव जैसे स्वतंत्र व महत्वाकांक्षी जो शासकों का एक अध्याय था वो यहाँ समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये गिरी सुमेल युद्ध के महत्व था। अब चर्चा कर लेते हैं कि इस युद्ध के अंदर मालदेव की पराजय क्यों हुई। तो इसमें 5 कारण लिखे हैं कि मालदेव के जो पड़ोसी राज्यों से शत्रु था, जिनकी हमने चर्चा की थी कि इस साम्राज्यवादी नीति में उसने अपने पड़ोसियों को नाराज़ कर दिया, उसके कारण उसकी पराजय हुई।
शेरशाह ने जो कूटनीतिक चालें चली उससे उसकी पराजय हुई। शेरशाह का जो तोपखाना था वो बड़ा ही सुदृढ़ था, जिसका मालदेव की सेना में अभाव था, इससे भी उसकी पराजय हुई। और राठौड़ों को रात्रि में शत्रु शिविर का न्याय मिलना, वो घूमते रहे, उन्हें शत्रु कई टाइम तक मिले नहीं, इससे उसकी शक्ति क्षीण हुई, इससे भी उनकी पराजय हुई। और जलाल खां जलवानी द्वारा समय पर कुमुक लेकर आना भी राजपूतों की पराजय, मालदेव की पराजय का एक कारण था। अब बात करते हैं मालदेव का पुनः सत्ता में आना। जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार 524 दिन तक रहा। 1545 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और कालांतर में अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करते हुए मालदेव 1562 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। तो ये थे मालदेव, जिनकी विजयों, साम्राज्यवादी नीतियों और केंद्रीय सत्ताओं के प्रति उनके संबंधों की चर्चा हमने की। अब हम मालदेव का मूल्यांकन कर लेते हैं कि मालदेव एक ऐसे शासक थे, वो मारवाड़ के इतिहास में नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में भी मालदेव एक महत्वपूर्ण शासक यानी कि अद्वितीय शासक माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजेता के रूप में। वो बड़ी विजय करने वाले थे, जैसा हमने विजय के रूप में या उनकी साम्राज्यवादी नीति के रूप में देखा भी है। उन्होंने 58 परगने सम्मिलित थे उनके राज्य में, उन्होंने 52 युद्ध किए, बहुत सारे युद्धों में उन्होंने विजय हासिल की, विशाल साम्राज्य स्थापित किया और शेरशाह व अकबर जैसे शासक भी उनकी शक्ति से एक तरह से भयातुर रहते थे। अब निर्माता के रूप में बात करें तो उन्होंने बहुत सारे दुर्ग और किलों का निर्माण कराया, जैसे नागौर दुर्ग की मरम्मत करवाई, जोधपुर व रानीसर में नए दुर्गों का निर्माण करवाया, कई दुर्गों के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीरों का निर्माण करवाया। तो एक तरह से बड़े स्तर पर दुर्गों के निर्माण, रख रखाव या जीर्णोद्धार के कार्य इनके द्वारा करवाए गए। प्रशासक के रूप में बात करते हैं तो वो एक सर्वोच्च प्रशासक व न्यायाधीश तो थे ही अपने राज्य के, इसके साथ साथ महाराज, धीराज व महाराज की उपाधियों से भी वो सुशोभित होते थे और इसके माध्यम से प्रशासन को विभिन्न क्षेत्रों में बांटकर प्रभावकारी रूप से प्रशासन चलाने का प्रयास भी इनके द्वारा किया गया। सेनानायक के रूप में अगर बात करें तो 50 से 80 हज़ार की घुड़सवार सेना उनके अधीन थी। वो अपनी सेना के प्रधान सेनापति थे, शक्तिशाली व योग्य सेनानायक थे और उन्हीं के परिणाम स्वरूप उन्होंने इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर शासन किया था। साहित्यकारों का आश्रयदाता माना जाता है क्योंकि मालदेव साहित्य प्रेमी थे। उनके दरबार में कई साहित्यकार, लेखक व कवि विद्वान थे, जैसे आसानंद, ईश्वरदास बारठ, ख्यातवाद लेखकों ने उन्होंने हिंदू बादशाह की उपाधि से भी अलंकृत किया है। लेकिन इन अच्छाइयों के साथ साथ या इन गुणों के साथ साथ मालदेव के चरित्र में कुछ कमियां भी थी, जिनमें हम नैतिक गुणों का अभाव कह सकते हैं। जैसे मालदेव एक क्रोधी स्वभाव का शासक था, एक हठी स्वभाव का शासक था, उसकी जो सोच है वो थोड़ी संकित प्रकृति की थी, नैतिकता व ईमानदारी का भी उसमें अभाव था, कामुक प्रवृत्ति थी उसकी, जैसे कि रूठी रानी वाले टॉपिक में हमने देखा भी है। इसके अलावा 25 रानियों का होना, अनेकों पत्नियों का होना, ये सारा कुछ सिद्ध करता है कि उसके चरित्र में कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी मालदेव मारवाड़ का पहला शासक था जिसने एक लंबे समय तक और एक बड़े विस्तृत और प्रभावकारी क्षेत्र के ऊपर शासन किया था। तो ये मालदेव की विजयों, साम्राज्यवादी नीतियों और केंद्रीय सत्ताओं के साथ उनका संबंध तथा मालदेव के मूल्यांकन से संबंधित टॉपिक था। उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू।